Hello students. So in this video I am going to tell you about the Banker's algorithm. तो Banker's algorithm का यूज़ कहाँ पे आता है? Banker's algorithm का यूज़ आता है डेडलॉक अवॉइडेंस और डिटेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर Banker's algorithm यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले मैं इस पीपीटी में जो मैंने एक स्लाइड यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ तो इसमें हम बात कर लेते हैं पहले कुछ Banker's algorithm के कुछ पॉइंट्स की। तो Banker's algorithm का पहला पॉइंट ये कहता है कि Banker's algorithm is used to determine whether a process request for allocation of resource be safely guaranteed immediately। यानी कि जो भी प्रोसेस किसी भी रिक्वेस्ट के लिए किसी भी एलोकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रही है तो वो क्या सेफ़ है या अनसेफ है। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो डेडलॉक मॉडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो डेडलॉक मॉडलिंग के अंदर हम सेफ़ और अनसेफ स्टेट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारी प्रोसेस कितनी सेफ़ है और कितनी अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेफ स्टेट सीक्वेंस बना के चलना है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी Banker's एल्गोरिथम वर्क करेगी। और ये भी कह सकते हैं हम कि द ग्रांट ऑफ रिक्वेस्ट बी डिफर्ड टू अ लेटर स्टेज। इट मीन्स कि जो हमारी स्टेज है वो बाद में भी आ सकती है। अगर हम P1 की बात करें, अगर P1 को ग्रांट नहीं मिला, कोई रिसोर्स नहीं मिला तो वो वेट करे और बाद में उसका सीक्वेंस हम बनाएंगे जैसे जैसे हमें रिसोर्स अवेलेबल होते जाएंगे। तो Banker's एल्गोरिथम इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि तो फॉर द Banker's एल्गोरिथम टू ऑपरेट ईच प्रोसेस हैज़ टू अ प्रायरी स्पेसिफाई इट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है हमें उसको भी ध्यान में रखना है, वो हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि यहाँ पर Banker's एल्गोरिथम के अंदर जितनी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी होगी, अगर हमारी हायर रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम डिमांड होगी, उतने ही चांसेस होंगे हमारे सिस्टम के अनसेफ होने के। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि वो कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, करंट अवेलेबिलिटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन हमारा जो डिमांड रिसोर्सेज की है। और ये भी है कि हमारे पास अगर प्रोसेस इज़ एडमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन ओनली इफ़ इट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ विद इन द सिस्टम कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जितनी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम एलोकेट करता रहेगा जो भी रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से Banker's एल्गोरिथम क्या है हमारा कंप्लीट एक ये कहा जाता है कि Banker's एल्गोरिथम जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस या फिर डेडलॉक डिटेक्शन के टर्म्स पे वर्क करती है। तो ये तो मैंने आपको केवल पॉइंट्स बताए हैं पीपीटी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहूँगा। ये जो Banker's एल्गोरिथम प्रॉब्लम है, अब Banker's एल्गोरिथम प्रॉब्लम ये कहती है कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस हैं। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो प्रोसेस हमारे पास है यहाँ पर। अब इस प्रोसेस में P1, P2, P3, P4, P5, अब उसके अकॉर्डिंगली जब भी ये आपको प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम के अंदर हमें प्रोसेस गिवन होगी, हमें एलोकेशन गिवन होगा जिसको हम बोल रहे हैं एलोकेटेड, और मैक्स नीड। इट मीन्स कि उसको मैक्सिमम नीड कितनी है, रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोसेस को। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं P1, P2, P3, P4, P5 पाँचों प्रोसेस को सिस्टम ने कितना टाइम या कितना जो रिसोर्सेज हैं वो कितना हमें उसको दिया हुआ है, एलोकेटेड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी। तो ए बी सी क्या है हमारे, ये रिसोर्सेज हैं, CPU, मेमोरी या फिर प्रिंटर, प्रोजेक्टर, इट मे बी एनीथिंग। तो P1 को सिस्टम ने एक भी CPU नहीं दिया, मेमोरी उसने एक दी है और सिस्टम ने प्रोजेक्टर दिया है उसको 0। इट मीन्स कि हमें जो एलोकेशन मिला है P1 का वो मिला है 010। बट P1 की डिमांड कितनी है, P1 की डिमांड है 7, 5 एंड 3। 7, 5, 3 मीन्स कि उसको 7 CPU चाहिए, 5 मेमोरी चाहिए और 3 उसको प्रोजेक्टर चाहिए या प्रिंटर चाहिए, दोनों में से कोई भी एक। तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम नीड 753 है। तो ये मैंने यहाँ पर देखा है कि आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लू पेन से मैंने कुछ यहाँ पे इसको ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। और जो ब्लैक पेन से है ये हमें गिवन होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, हमारे पास एलोकेशन हमें दिया गया है, एलोकेटेड कितना है P1 से लेकर P5 जितनी भी प्रोसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, और मैक्सिमम नीड कितनी है तो इसके अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं। तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं कि हम आगे जो हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं कॉलम करंट अवेलेबल, ये कैसे निकालेंगे और रिमेनिंग नीड यानी कि जो रिमेनिंग नीड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। यहाँ पर हमारा जो डेडलॉक डिटेक्शन है इसको हम Banker एल्गोरिथम को डेडलॉक अवॉइडेंस भी बोलते हैं और हम इसको यूज़ कर लेते हैं डिटेक्शन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेक्ट कर रहे हैं डेडलॉक कंडीशन को। इन फ्यूचर जब भी कभी फर्दर होता है तो फिर वो हमारा डेडलॉक अकर हो जाए तब हम इसको डेडलॉक डिटेक्शन बोलते हैं, अदरवाइज ये डेडलॉक अवॉइडेंस ही चलता रहता है। जब भी बात करेंगे बैंकर्स की तो इसमें सेफ और अनसेफ स्टेट, दो स्टेट को बताया जाता है। सेफ स्टेट होती है हमारी नो डेडलॉक अकर और अनसेफ है तो वो डेडलॉक अकर होगी। अब आपको क्या करना है यहाँ पर,
अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू या फिर अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस एलोकेशन। यानी कि जो हमारे पास टोटल माइनस एलोकेशन है उस टोटल माइनस एलोकेशन को हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं। तो टोटल माइनस एलोकेशन क्या है हमारा, P1 से लेकर P5 तक हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एलोकेशन हमें जो दिया गया है वो ABC का हम टोटल कर लेते हैं। 2 + 3 5 + 2 7, 1 + 1 दैट इज़ 2 और 2 + 1 + 2 दैट इज़ 5। तो ये हमारा टोटल एलोकेशन जो सिस्टम ने दे दिया है P1 से लेकर P5 तक हमने उसको टोटल कर लिया। और हमें अपने प्रॉब्लम में जो भी न्यूमेरिकल आएगा, ये थोड़ा सा कट रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टोटल में हमने क्या किया है, A = 10 है, B = 5 है और C = 7। टोटल कितना उसके पास अभी है, अवेलेबिलिटी कितनी है वो ऊपर हमें गिवन होगा। यहाँ पर तो हमने निकाला हुआ है 10 5 7, बट हमें क्या होगा, रिसोर्सेज ऊपर अवेलेबल होंगे ABC। 10 CPU हैं, 5 मेमोरी है और 7 हमारे पास प्रोजेक्टर है। तो यहाँ पर हमने टोटल किया 10 2 5, यहाँ पे टोटल करा है और जो हमें इसमें गिवन होगा हम उससे माइनस करेंगे। तो ये देखेंगे आप 10 - 7 3, यानी कि 3 अभी तक हमारे पास अवेलेबल है राइट नाउ। 5 - 2 3 एंड 7 - 5 दैट इज़ 2। तो ये हमारे हमने जो भी हमारे वैल्यूज़ आएंगी 3 3 2, तो इन 3 3 2 को हमने कहाँ लिखा, 3 3 2 को हमने यहाँ पे करंट अवेलेबल में लिख दिया 3 3 2। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब उससे पहले हम क्या करते हैं, रिमेनिंग नीड निकाल लेते हैं, क्योंकि कितनी रिक्वायरमेंट है, करंट अवेलेबल तो हमने निकाल लिया है 3 3 2। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग नीड निकालेंगे। तो रिमेनिंग नीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रिमेनिंग नीड दैट इज मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्सिमम नीड कितनी है माइनस एलोकेशन, यानी कि जो एलोकेटेड हो रखा है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि P1 के लिए हमने निकाला, फिर P2 के लिए निकाला, P3 P4 P5। ये कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम देख पा रहे हैं P1 को, P1 = 7 - 0 7, तो हम क्या करते हैं, मैक्स माइनस एलोकेशन, यानी कि मैक्स माइनस एलोकेशन। तो अगर हमें P1 निकालना है तो हम 7 - 0 5 - 1 3 - 0। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है 7 - 0 5 - 1 3 - 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आई निकल के 743। तो जो वैल्यूज़ निकलती रहेंगी रिमेनिंग नीड की हम यहाँ पर लिखते रहेंगे 743। इसी तरीके से P2 का अगर हम देखें 3 - 2 2 - 0 और 2 - 0, तो क्या निकला हमारा निकला 112। तो ये हमारा 112 ये निकल रखा है यहाँ पर P2 के लिए 3 - 2 2 - 0 और 2 - 0 दैट इज़ 122। तो ये 122 हमने कहाँ लिखा, हमने लिखा इसको अपने रिमेनिंग नीड में। तो इस तरीके से हम प्रोसेस P1 से लेकर P5 तक हम जितने भी रिमेनिंग नीड्स हैं वो हम क्या माइनस कर लेते हैं। माइनस आप एक बार मैं फिर बता देता हूँ, हमने रिमेनिंग नीड कैसे निकाला, हमने मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। तो जो वैल्यूज़ निकलती रहेंगी हम यहाँ रिमेनिंग नीड में रखते रहेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमारे पास रह गया है केवल करंट अवेलेबल। हमें ये कैसे निकाला जाए, तो करंट अवेलेबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि अभी करंट स्टेटस क्या कहता है। करंट स्टेटस हमारा ये कहता है कि टोटल सिस्टम के पास CPU कितने थे 10, हमने यहाँ पे टोटल एलोकेटेड कितने हुए 7, तो हमारे पास कितने बचे थे 3 CPU। हमारे पास मेमोरी कितनी थी 5, यहाँ पर हमने मेमोरी टोटल कितनी निकाली, एलोकेटेड मेमोरी कितनी थी 2, तो 5 - 2 3 रह गया। इसी तरीके से 7 में से 5 गया तो 2 रह गया। तो अब हम अवेलेबिलिटी जो है इस यहाँ से चेक करेंगे किस तरीके से निकालते हैं करंट अवेलेबिलिटी। तो जो एलोकेटेड हो रखा है धीरे धीरे जो हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा हम उन प्रोसेस को सीक्वेंस में डालते रहेंगे और अपना करंट अवेलेबल निकालते रहेंगे। तो अभी हमें चेक करना है राइट नाउ P1 के अंदर 332। तो अभी हम देखते हैं P1 की अभी एग्जैक्टली रिमेनिंग नीड कितनी है, उसकी नीड है 743। इट मीन्स उसको 7 CPU चाहिए, 4 उसको मेमोरी चाहिए और 3 उसको क्या चाहिए, प्रोजेक्टर या फिर प्रिंटर। तो आप देखेंगे इस करंट अवेलेबल में ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है 332, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। इट मीन्स P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी, क्योंकि उसकी जो डिमांड है, उसकी जो नीड है वो ज़्यादा है करंट अवेलेबिलिटी से, तो वो क्या होगा, वेट करेगा। अब हम जाते हैं अगले स्टेप पर P2 में। तो P2 का रिमेनिंग नीड कितना है 122, तो 122 है। अब यहाँ देखेंगे कि जो हमारे पास जो करंट अवेलेबिलिटी कितनी आ रही है 332 जो हमारे पास आ, क्योंकि P1 तो सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम P2 के थ्रू देखेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर करंट अवेलेबल कितना है 3, यहाँ पर रिमेनिंग नीड इसकी कितनी है 1, हो जाएगा डन।
उसके बाद हम चेक करेंगे अपने मेमोरी को 3, यहाँ पर इसकी नीड कितनी है 2, ये भी डन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 है जो प्रिंटर है, और यहाँ पर इसकी नीड कितनी है 2 है। इट मीन्स कि P2 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टिक, इट मीन्स कि ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। P2 को एग्जीक्यूशन मिल गया, अब वो चला गया। तो उसको जो एलोकेट किया गया था स्पेस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए, वो हमने क्या किया, हम उसको फ्री करेंगे। तो फ्री कैसे करेंगे, हमारे पास जो करंट अवेलेबल था 332, हम उसमें से इसका जो एलोकेशन स्पेस था, जो उसका एग्जीक्यूट होने के बाद P2 का जो इसका स्पेस बचा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने करंट अवेलेबल स्पेस में। तो आप देखेंगे 3 + 2 5, 3 + 0 3, 2 + 0 2। तो अब हमारे पास प्रीवियस करंट अवेलेबिलिटी कितनी थी 332, लेकिन अब जैसे ही P2 निकल गया, तो P2 के निकलने के बाद हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी कितनी रही 532। तो ये हमारे पास करंट अवेलेबल सिचुएशन क्या है इस टाइम पर, 5 हमारे पास CPU है, 3 हमारे पास मेमोरी है, और हमारे पास 2 जो है वो प्रिंटर है। अब हम जाएंगे, P1 हमारा वेट कर रहा है, P2 एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हम 3 पे आएंगे। तो 3 का जो है रिमेनिंग नीड कितनी है 600। अब हम चेक करेंगे 5, यहाँ पे कितना है रिमेनिंग नीड 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0। आपको याद रखना है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज की करंट अवेलेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो तीनों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर कोई भी एक अगर हमारी रिमेनिंग नीड जो है ज़्यादा निकलती है, तो वो प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें क्या दिखा है, यहाँ पे P3 के अंदर रिमेनिंग नीड जो है 6 है, करंट अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है, तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। भले ही इसमें हमारे हमारे यहाँ पे मेमोरी और प्रिंटर कम थे, यहाँ पर 0 इनकी नीड थी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो P3 भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भी वेट करेगा। अब इसके बाद हम आते हैं P4 पे। तो P4 क्या है हमारा, P4 अभी जो हम करंट अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम 532। इसको छोड़ देते हैं, प्रीवियस करंट अवेलेबिलिटी जो थी वो हमारी प्रीवियस में चली गई, उसमें ऐड होकर P2 की अवेलेबिलिटी ये रह गई 532। तो अब हमारे पास P4 का जो रिमेनिंग नीड कितनी है 211। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स हमारा P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, हम उनको क्या करेंगे, एक नॉर्मली एक सेफ स्टेट की फॉर्म में लिखते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है P2 इन सीक्वेंस, P4 इन सीक्वेंस, यानी कि हमारा P2 रन एग्जीक्यूट हो चुका था क्योंकि ये सेफ सीक्वेंस था। इस तरीके से P4 भी हमारा सेफ सीक्वेंस में आ गया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास P4 एग्जीक्यूट हो गया, तो P4 का जो एलोकेटेड स्पेस था, एलोकेशन था, वो हम अब किस में करेंगे, करंट अवेलेबल के अंदर हम ऐड कर लेंगे। तो 532 के अंदर हमने क्या ऐड कर लिया, 211 को ऐड कर लिया। तो 532 के अंदर जब अब 211 ऐड होगा, तो 5 + 2 7, 3 + 1 4, और 2 + 1 दैट इज 3। तो करंट अवेलेबल हमारा क्या रह गया 743। अब 743 है, अब P4 हमारा चल गया। अब हम आएंगे P5 तक। तो P5 के अंदर हम देखेंगे 531 हमारा रिमेनिंग नीड है। तो अब हम इसको करंट अवेलेबिलिटी के साथ चेक करेंगे 743 के साथ, तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा P5, क्योंकि CPU कितना है अवेलेबल 7 है, इसको कितना चाहिए 5, मेमोरी कितनी है यहाँ पे करंट 4, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 3, हमारे पास प्रिंटर है यहाँ पर 1। तो इसका मतलब हमारा P5 भी एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे ही P5 एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका जो स्पेस हमारे पास एलोकेटेड स्पेस था 002, हमने किस में ऐड कर लिया, हमने यहाँ पर छोटे से मैंने देख रखा है, यहाँ पर P5 को भी हमने ऐड कर लिया 002। इट मीन्स 002 होने के बाद हमारा क्या करंट अवेलेबिलिटी फाइनल क्या बनी 745 हमारी करंट अवेलेबिलिटी बनी। अब हम क्या करेंगे, P5 को भी हमने नीचे सीक्वेंस में लिख लिया है, P5 इन सीक्वेंस। अब आपको याद रखना है, जब हम ये फॉर्मूला कर रहे होंगे, ये प्रॉब्लम कर रहे होंगे, तो हमें रिमेनिंग नीड इज लेस देन एंड इक्वल्स टू करंट अवेलेबिलिटी ध्यान रखनी है, यानी कि जो हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए रिमेनिंग नीड से। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारे पास यही एकमात्र फॉर्मूला है जिसको हमें इस पूरे बैंकर एल्गोरिथम के अंदर ध्यान रखना है। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 रिसोर्सेज प्रोवाइड एट वन टाइम, यानी कि 3 जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं ABC, उनकी वैल्यू जब सेटिस्फाई होगी तभी हमारा वो आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा अनसेफ स्टेट कहलाएगा, तब तक वो चलता रहेगा, यानी कि वो डेडलॉक अकर होता रहेगा जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती सारी प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि P1 हमारा नहीं हुआ था, P2 हो गया था, P4 और P5 हो गया है। तो हमारा बचा कौन सा है, अब हमारा लास्ट में बचा है P1 एंड P3।
तो अब हम क्या करेंगे, P5 के बाद हम सीक्वेंस बनाएंगे P1 पे अगेन। तो हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास 745, यानी कि हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, 745 करंट है, हम इसको चेक करेंगे P1 से। तो यहाँ पर करंट कितना है हमारे पास 7, रिमेनिंग कितना है 7 CPU, तो ये हो जाएगा 4 इसका करंट है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है। इट मीन्स हमारा P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, हमने नीचे अगेन इसको सीक्वेंस में लिख दिया P1 को, P1 इन सीक्वेंस। तो जो P1 का स्पेस था 010 हमने किस में ऐड कर लिया, आपने 745 करंट अवेलेबिलिटी के अंदर हमने इसको ऐड कर लिया। तो कितना रहा हमारे पास 010। अब 010 तो जो आ गया है, अब इसमें टोटल फाइनल अवेलेबिलिटी हमारी क्या बैठी है 755। अब इन 755 को हम किसके साथ करेंगे कंपेयर, अब हम करेंगे P3 के साथ, क्योंकि अब केवल P3 ही हमारे सिस्टम में रह गया है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो सिस्टम में जो P3 है उसकी रिमेनिंग नीड कितनी है 600। अब आप देखेंगे 755 से, तो ये हमारा ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि करंट अवेलेबिलिटी कितनी है 7 है CPU, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 00। इट मीन्स P3 भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे ही हमारा P3 एग्जीक्यूट हुआ, तो हमारा जो फाइनल सीक्वेंस बना वो बना P2, P3, P2, P4, P5, P1 एंड P3। तो अब ये बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं फाइनल, अब हमारे पास जो P3 का लोकेशन हमारे पास था वो हमने अपने करंट अवेलेबल के अंदर ऐड करके कितना आया हमारे पास 7 + 3 10, 5 + 0 5 एंड 5 + 2 दैट इज 7। तो जो हमें अपने प्रोग्राम में जो हमारे जो टेबल के अंदर गिवन था टोटल, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने टोटल हमारे पास कितने थे, CPU 10 थे, हमारे पास जो मेमोरी थी वो 5 थी, और जो हमारे प्रिंटर थे वो 7 थे। तो हमारे ये टोटल जो गिवन था और जो हमारा लास्ट में निकला वो बिल्कुल इक्वल हो रहा है। इट मीन्स हमारा सिस्टम कम्प्लीटली सेफ है, क्योंकि सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, नो डेडलॉक अगर, यानी कि डेडलॉक डिटेक्ट नहीं हुआ है, हमारा कम्प्लीटली ये सिस्टम जो है सेफ है। तो इस तरीके से हम लास्ट में क्या करते हैं, पूरी कंप्लीट एक सेफ स्टेट लिख के हम इस तरीके से बैंकर एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रोसेस अटक जाती या एलोकेटेड हमारा पूरे टोटल अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती और हमारा सिस्टम जो है वो अनसेफ कब होता, जब उस केस में हमारी कोई भी एक प्रोसेस अटक जाती, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बैंकर्स एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बैंकर्स एल्गोरिथम की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल, इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पर हम डेडलॉक अवॉइडेंस और डिटेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।